हेलो एवरीवन, क्या हाल है सभी के। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो हमने इवोल्यूशन स्टार्ट किया था अपना, और जिसमें हमने इससे पहले की थ्योरी पे बात करी थी, थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ को लेकर, है ना। वहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी अपनी बातें करी, और एंड आते आते हमने एस.एल. मिलर का एक्सपेरिमेंट भी देखा कि वो केमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कहीं ना कहीं हमें बता रही थी कि केमिकल के द्वारा ही इवोल्यूशन हुआ है। तो ये सब बातें हमने कर ली थी। और अभी पिछले ही लेक्चर में हमने डार्विन की कुछ बातें करी थी, नेचुरल सिलेक्शन को लेकर कुछ ये सब टर्म्स हमने डिस्कस किया था, है ना। तो यहीं से आज कुछ कंटिन्यू करता हूँ, ये सीक्वेंस को लेकर चलता हूँ कि जब हमने थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ को लेकर देखा था, उसी तरह अब हम देख रहे हैं थ्योरी ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन को लेकर। यहाँ पर हम कई सारी थ्योरीज देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर हम वापस से एक चीज़ को दोबारा रिकॉल करने की कोशिश करेंगे डार्विन की थ्योरी को लेकर, और इन्होंने और भी क्या पॉइंट्स बोले थे उसे भी ऐड करते चलूँगा। फिर हम देखेंगे यहाँ पे इसके आगे लमार्क की थ्योरी देखेंगे, है ना, जिसमें यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन की बात करी गई है। फिर हम देखेंगे म्यूटेशन की थ्योरी जो कि ह्यूगो डिवरीज ने दी थी। एंड देन उसके बाद हम आएंगे मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पे, जहाँ पर हम बात कर रहे होंगे हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम की। एंड लास्ट टू लास्ट हम एडेप्टिव रेडिएशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखते जाना, एक एक चीज़ हम डीपली टच करते जाएंगे, और पूरा कंप्लीट होने के बाद देन आप एनसीईआरटी रीड करना, चीज़ें क्लियर होंगी। इसमें थोड़ा रीअरेंज फॉर्म में सब कुछ लिखा हुआ है, तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। थ्योरी ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में हम सबसे पहले थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को लेकर बात कर लेते हैं, है ना। आ जाओ, हम यहाँ पर सबसे पहले ले रहे हैं कौन सी थ्योरी। सबसे पहली हम थ्योरी ले रहे हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। और नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी, दो साइंटिस्ट के नाम याद करो, दोनों के हमने इससे पहले भी एक बार नाम डिस्कस किए हैं, उनकी स्टोरी हमने देखी थी, है ना। एक अल्फ्रेड वेलेस थे और एक डार्विन, दोनों की मिलकर ही मैं बात करता हूँ। एक डार्विन थे और एक अपने वेलेस, दोनों के ही कंक्लूजन सेम थे, है ना। तो डार्विन बोला क्या करते थे, इन्होंने फिटनेस को लेकर बात करी थी, रिप्रोडक्टिव फिटनेस को लेकर बात करी थी, और इवोल्यूशन को लेकर भी कुछ इन्होंने बातें करी थी कि इवोल्यूशन ऐसा लगता है ग्रेजुअल प्रोसेस है ना, स्लो प्रोसेस है, और ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऐसा लगता है शो होता, हमें दिखाई देता है कि यहाँ से धीरे 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 इवोल्यूशन हुआ और पर्टिकुलर स्पीशीज चेंज होती गई होगी, कुछ ऐसा इवोल्यूशन की ये बात कर रहे थे, है ना। तो ये इवोल्यूशन में, इवोल्यूशन को बोला करते थे कि ये ग्रेजुअल है, मतलब कि स्लो है ना, और ये क्या है, डायरेक्शनल है। और इन्होंने रिप्रोडक्टिव फिटनेस से रिलेटेड भी बात करी थी, है ना। रिप्रोडक्टिव फिटनेस मतलब कि जो रिप्रोडक्टिवली फिट होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजनी अपनी रिलीज करेगा, और वही कहीं ना कहीं डोमिनेट करेगी स्पीशीज, ठीक है। अब अगेन एक और यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट सा याद रखना है, इनका दो की कंसेप्ट था डार्विन का, टू की कंसेप्ट्स। कौन कौन से, एक था नेचुरल सिलेक्शन को लेकर कि नेचर जो सिलेक्ट किया करती है, दूसरा ब्रांचिंग डिसेंट। ब्रांचिंग डिसेंट, इसका क्या मतलब है, नेचुरल सिलेक्शन और ब्रांचिंग डिसेंट। नेचुरल सिलेक्शन मतलब नेचर का तरीका कि जो रिप्रोडक्टिवली फिट होगा उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। ब्रांचिंग डिसेंट मतलब ये वेरिएशन धीरे धीरे, स्लो बाय स्लो ऐसा लगता है आगे जनरेशन आफ्टर जनरेशन जा रही है, तो उसी जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसफर होना, वही क्या कहलाता है, ब्रांचिंग डिसेंट कहलाता है। और इन्होंने एक चीज़ और बड़ी कमाल की बोली थी कि जब भी आप देख रहे होगे, है ना, जब भी आप नई स्पीशीज का फॉर्मेशन देख रहे होगे, तो इसमें अगर आपको ये जानना है कि नई स्पीशीज का फॉर्मेशन कितना तेजी से हो रहा है, ये आप तभी जान पाओगे जब आपको उस स्पीशीज की लाइफ साइकिल का पता है। मतलब कि यहाँ पर बात ये करी गई थी कि वो डायरेक्टली लिंक होता है किससे, उनके लाइफ साइकिल, या आप कह लो उनका लाइफ स्पैन कितना है। अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूँ तो ये 20 मिनट में डिवाइड हो जाया करता है ना। और अगर ये 20 मिनट में डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब ये कुछ ही घंटों में इनकी मैं काफ़ी सारी पॉपुलेशन देख लूँगा। बट अगर वही कोई किसी चीज़ की स्टडी मुझे ह्यूमंस पे या बर्ड्स पे या और किसी चीज़ पर मुझे करनी है, तो मुझे पता है इनका लाइफ
स्पैन कई साल का होता है, मतलब कि इन्हें अपने रिप्रोडक्शन तक ये पहुंचने में इनको काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आप कह सकते हो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर बात ये करी गई थी कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, ये कहीं ना कहीं लिंक होती है किससे, लाइफ स्पैन पर, है ना। ये बात इन्होंने कही थी। अच्छा, इसको अगर आप थोड़ा लिंक करने की कोशिश करो, कुछ स्पेशिएशन को लेके इन्होंने बात करी थी कि ऐसे समझ लो कोई एक पॉपुलेशन है यहाँ पर, बैक्टीरिया ऐसे होंगे ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर एनवायरनमेंट बदल गया। एनवायरनमेंट अगर चेंज हुआ, एनवायरनमेंट चेंज में कुछ भी हो सकता है मीडियम चेंज हो गया और कुछ भी चेंज हो गया, ठीक है। जिसके वजह से हुआ क्या, काफ़ी सारे बैक्टीरिया ऐसे थे जो मारे गए, जो सरवाइव नहीं कर पाए, है ना। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे बैक्टीरिया हो सकता है बच गए हों जो यहाँ रह गए, है ना। मतलब कि उस जगह पर, उस नए एनवायरनमेंट में आप कह सकते हो, यहाँ अब जो मैं नया एनवायरनमेंट बना रहा हूँ, मतलब कि हो सकता है जैसे ही एनवायरनमेंट बदला, जैसे ही मीडियम चेंज हुआ, तो क्या हुआ, वो एक नया एनवायरनमेंट बन गया, है ना, क्योंकि एनवायरनमेंट बदल चुका है। अब वहाँ पे सिर्फ यही दोनों प्रेजेंट है और यही दोनों या जो भी बचे खुचे यही आपस में फिर और रिप्रोडक्शन कर करके जनसंख्या बढ़ाते रहेंगे। तो क्या मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि इनकी वजह से बाकी की पॉपुलेशन आई है? तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ ये जो स्पीशीज आई सबसे पहले, है ना, मतलब ये जो बची रह गई थी, इन्हीं का जीन्स जो था, जिनमें कोई ना कोई रेजिस्टेंस की क्षमता थी, वो इनको कहीं ना कहीं बचा ले गई और ये मारे नहीं गए। अब वो जीन क्या हुआ, बाकी सब जगह क्या हो गया, बाकी सब में क्या हुआ, फैलता चला गया, है ना। तो ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं इस पूरी पॉपुलेशन के निर्माता हैं, मतलब फाउंडर हैं। तो आप इसको फाउंडर इफेक्ट से भी रिलेट कर सकते हो कि जब ये नई पॉपुलेशन में आए तो यही इस पूरी पॉपुलेशन के फाउंडर्स हैं, है ना, फाउंडर ऑफ न्यू पॉपुलेशन। तो यहाँ पर हम क्या देखने को पा रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, यही जो फॉर्मेशन हुआ नई स्पीशीज का यहाँ पर आने के बाद, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, स्पेशिएशन, है ना। फाउंडर्स इफेक्ट से भी आप इसको यहाँ से कंसिडर कहीं ना कहीं कर सकते हो। नेक्स्ट, दूसरी यहाँ पर फिर थ्योरी आई किसकी, दूसरी थ्योरी आई हमारी थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड इनहेरिटेंस, या फिर यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, डिसयूज ऑफ ऑर्गन। मतलब यहां पर बात ये करी गई थी, ये थ्योरी किसने दी थी, ये थ्योरी दी थी हमारे लमार्क साहब ने, जो कि एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे, है ना। अब देखो ये थ्योरी इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने कहा कि जो भी कैरेक्टर्स एक ऑर्गेनिज्म अपने जीवन काल में एक्वायर करता है मतलब दो तरीके के कैरेक्टर हैं। एक होता है जेनेटिक, मतलब जो जीन्स के द्वारा हमारे अंदर पहुंचाओ, है ना, माता पिता से हमारे अंदर पहुंचाओ। एक होता है एक्वायर कैरेक्टर, मतलब कि अगर मैं पैदा हुआ उसके बाद मैंने जो जो चीज़ें अचीव करी वो मेरे क्या हैं, एक्वायर कैरेक्टर। मान लो मैं कोई भी चीज़ बन गया, ऐसे समझ लो कि मैंने बॉडी बना ली, या फिर मैंने अपने ऊपर कुछ वर्क किया और मैंने अपने अंदर कोई बदलाव ले आया, वो सब क्या है, एक्वायर्ड कैरेक्टर है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक्वायर्ड कैरेक्टर आने वाली संतान में पहुंच जाए। तो ये क्या बोल रहे थे कि एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या होता है, ये इनहेरिट होता है। मतलब कि जिस ऑर्गन का आप यूज़ करोगे, वो जितना ज़्यादा यूज़ करोगे वो आने वाली जनरेशन में कहीं ना कहीं और वृद्धि दर्शाएगा, और जिस चीज़ का आप यूज़ नहीं करोगे वो विलुप्त होता चला जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पर ये थ्योरी भी इनकी कहीं ना कहीं वेस्ट हुई, मतलब कि किसी काम की नहीं रही। इन्होंने क्या बोला कि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स ट्रांसफर्ड
टू नेक्स्ट जनरेशन। इन्होंने जिराफ की गर्दन वाला एग्जाम्पल दिया था, जिराफ नेक, मतलब कि ये बोल रहे थे कि जो जिराफ होता है पहले इनकी गर्दन क्या थी, छोटी थी, लेकिन समय के साथ, समय जैसे जैसे बीता तो पेड़ जो नीचे के पेड़ थे ये सब खाते चले गए, खत्म हो गए। फिर धीरे धीरे जो ऊपर की पत्तियां थी ये इन्होंने क्या किया, अपनी गर्दन स्ट्रेच करने की कोशिश करी और उन पत्तियों को खाने के चक्कर में लंबे समय तक ये प्रैक्टिस करते करते इनका ये जो नेक वाला एरिया ये धीरे 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 बढ़ता चला गया बहुत सालों में। तो ये बोल रहे हैं ये गर्दन बढ़ने वाला जो कैरेक्टर था ये हर जनरेशन में पास ऑन होता गया, लेकिन इसका कोई बेसिक लॉजिक नहीं था। इस थ्योरी को भी एक साइंटिस्ट थे हमारे वीजमैन, उन्होंने इसको डिस्प्रूव कर दिया था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा अगर ऐसा है कि अगर कोई कैरेक्टर अगली जनरेशन में जाता है तो मैं एक काम करता हूँ कि मैंने चूहे ले लिए, उन चूहों की मैंने क्या की, पूंछ काट दी, है ना। तो मतलब अब उनके जो बच्चे आने चाहिए वो एक्वायर्ड कैरेक्टर के साथ आने चाहिए, मतलब कि बिना पूंछ के पैदा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने कहा एक नहीं कई जनरेशन में बना के देख लेता हूँ तब तो आप मानोगे। तो कई जनरेशन करके देखी और किसी भी जनरेशन में बिना पूंछ का चूहा नहीं हुआ। तो ये बात समझ आ गई कि जब तक जीन्स में बदलाव नहीं होगा तब तक वो फिजिकली अपीयर नहीं हुआ करेगा। तो ये बात इन्होंने कही थी, ठीक है। तो ये एक बार नोट डाउन कर लो। इसके आगे की थ्योरी देखते हैं, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन, एंड देन उसके बाद हम मॉडर्न थ्योरी की बात कर रहे होंगे। एक बार नोट डाउन कर लो, देखना यहीं पे मैं थोड़ा कंटिन्यू करता हूं इस चीज को। ये थ्योरी ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन ही चल रहा है ना। तीसरा क्या है, म्यूटेशन थ्योरी, या फिर आप कह लो म्यूटेशन थ्योरी, या फिर सॉल्टेशन, सॉल्टेशन थ्योरी भी इसे बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये अभी बताता हूं। म्यूटेशन थ्योरी ये किसने दी थी, ह्यूगो डी व्रीज ने दी थी, और इन्होंने स्टडी किया था किस पर, इन्होंने एक छोटे से फ्लावर पे, मतलब आप कह लो एक प्लांट पे इन्होंने स्टडी की थी। वो कौन सा था, इवनिंग प्राइमरोज, इवनिंग प्राइमरोज पर इन्होंने स्टडी की थी। और इन्होंने ये चीज़ पाया, इन्होंने देखा कि भैया ऐसा नहीं है कि इवोल्यूशन आपका डायरेक्शनल होता है, जैसा कि डार्विन बोला करते थे कि ये डायरेक्शनल होता है, स्लो वेरिएशन दर्शाता है, धीरे धीरे वेरिएशन होता है और जनरेशन आफ्टर जनरेशन जाता है। ऐसा नहीं है। ये बोल रहे थे कि डार्विन जो बोल रहे थे वो सही नहीं है, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। ये बोला करते थे कि म्यूटेशन के वजह से इवोल्यूशन आता है, और वो भी ऐसा नहीं कि ये मतलब ब्रांचिंग डिसेंट की तरह है कि थोड़ा थोड़ा चेंज आया और वो ट्रांसफ़र हुआ। बोल रहे थे ये सडन चेंज आता है और ये कोई डायरेक्शनल नहीं है, डायरेक्शनलेस होता है। तो इन्होंने ये बात बोली। लेकिन हाँ, हम आज के टाइम पे जानते हैं कि चाहे डार्विन ने जो बात बोली, चाहे इन्होंने जो बात बोली, देखा जाए बाद में ये दोनों बातें कहीं ना कहीं सही ही कहलाती हैं, है ना। अब ये तो उनको काउंटर कर रहे थे, लेकिन देखा जाए दोनों ही वजह से क्या होता है, इवोल्यूशन होता है, ये हम जानते हैं। अब देखो, ह्यूगो डी व्रीज ने इवनिंग प्राइमरोज पे बात करी। इन्होंने म्यूटेशन को लेकर कहा कि ये क्या है, डायरेक्शनलेस है, ये क्या है, सडन होता है और डायरेक्शनलेस है। और अगर मैं बात करूं सॉल्टेशन क्या होता है, ये है सिंगल स्टेप में लार्ज म्यूटेशन। इसका मतलब होता है सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, है ना। मतलब अगले ही क्षण में बहुत बड़ी म्यूटेशन आ गई है, इसको सॉल्टेशन कहते हैं ना। जंपिंग कंडक्शन ऐसा ये वाला, ये न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी हम पढ़ते हैं, सॉल्टेशन इफेक्ट, है ना। तो वैसे ही समझो कि सडन चेंज आ जाना, है ना, पूरी तरह से जंप करके म्यूटेट कर जाना, इस तरीके का हम बोलते हैं यहाँ पर सॉल्टेशन। अगला, अब हम आते हैं किस पर,
मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पे यहां पर हम पढ़ रहे होंगे क्या, हार्डी, वीनबर्ग इक्विलिब्रियम या फिर हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल। अच्छा, इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम मतलब होता है संतुलन बनाए रखना, है ना, उसमें कोई छेड़छाड़ ना करना। अगर कोई छेड़छाड़ हुई तो ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। इन्होंने अपने थ्योरी को लेकर एक बात कही थी, इनकी एक तरह की हाइपोथेसिस थी। ये बोल रहे थे अगर ऐसा मानो तो मेरा प्रिंसिपल काम करता है। मतलब कि ये अपने प्रिंसिपल में बोलना ये चाह रहे थे कि जो जीन पूल है, जीन पूल क्या होता है? जीन पूल मतलब ये होता है जो भी आपके जितने भी जीन्स हैं, है ना, जितने सम टोटल ऑफ ऑल द जीन्स एंड देयर अलील्स। हम जानते हैं जीन के 2 अलील होते हैं, तो जितने भी जीन्स हैं और उसके अलील्स हैं, इन सबको अगर जोड़ दिया जाए तो इसको बोलते हैं जीन का पूल, है ना। जैसे पानी का होता है ना पूल, वैसे ही समझो ये क्या है, जीन का पूल। तो ये बोल रहे थे जीन पूल जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, मतलब टोटल नंबर ऑफ उसके जीन्स, ये हर जनरेशन में क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, बदलेंगे ही नहीं। बट आप भी जानते हो ऐसा थोड़ी होता है, मियोसिस में तो क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, तो बदल तो जाएगा ही। तो इन्होंने बोला हाँ वो मुझे पता है, लेकिन मैं कंडीशन आपको बता रहा हूँ ना कि ये कंडीशंस आप कंसिडर मत करो तो मेरी बात सही होगी। वो भी हाइपोथेटिकल बातें कर रहे हैं। ये बोल रहे थे कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, मतलब कि क्रॉसिंग ओवर नहीं होना चाहिए, म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, है ना, नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, कि मतलब नेचर जिस तरीके से सिलेक्ट करती है ये भी ना हो। साथ ही साथ जीन जो है वो फ्लो नहीं करना चाहिए। जीन फ्लो ना हो मतलब कि अगर कोई जीन किसी पर्टिकुलर जगह पर है, वो कोई और जगह पर कोई और नई पॉपुलेशन में ना जाए या किसी और एनवायरनमेंट में ना जाए। जो अभी हमने देखा था डायग्राम बना के बैक्टीरिया का, है ना, वो भी कहीं ना कहीं जीन फ्लो को दर्शा रहा है। मतलब कोई पर्टिकुलर जगह पर वो जीन थे, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जीन लेकर थे, और वहाँ पर एनवायरनमेंट जब बदला तो एक नया एनवायरनमेंट आ गया। वहाँ पर सिर्फ वही सर्वाइव कर पाए जिनके जीन में कुछ ना कुछ डिफरेंस था, कुछ हल्का सा चेंज था। अब उन्होंने अपनी संख्या बढ़ाई और उस नई जगह पर इन्होंने क्या किया, अपनी पूरी की पूरी पॉपुलेशन बना ली। तो आप ये कह सकते हो कि जिस जगह से वो जीन चले गए, तो आप बोल सकते हो इस पुरानी पॉपुलेशन में क्या हुआ, जीन का लॉस्ट हो गया, है ना। और जिस नई पॉपुलेशन में अब वो एंट्री कर चुके थे, वहाँ क्या हुआ, जीन का एंट्री हो गया। आप कह सकते हो मतलब आई माइग्रेशन हो गया। तो यहाँ पर माइग्रेशन ऑफ जीन को लेकर इन्होंने बोला है जीन का फ्लो होना, ये भी नहीं होना चाहिए। जेनेटिक ड्रिफ्ट भी नहीं होना चाहिए, मतलब कि अगर जीन की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें बाई चांस इवेंट से अगर कोई भी चेंज आ गया तो ये भी नहीं होना चाहिए। कह रहे हैं ये 5 फैक्टर अगर आप कंसिडर करते हो कि इनमें से कुछ भी ना हो, तब कहीं जाकर मैं अपनी बात कह पाऊंगा आपको कि जो जीन का पूल है, जीन की फ्रीक्वेंसी है, वो हर जनरेशन आफ्टर जनरेशन कांस्टेंट होगी। बट हम ये बात जानते हैं कि आप ये जो कह रहे हो वो तो बात सही है, लेकिन नेचर अपना काम करना थोड़ी बंद कर देगी। जो अपने जीन्स के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं मियोसिस कर रहे हैं, वो क्रॉसिंग ओवर तो करेंगे ही करेंगे। नेचर अपना काम करेगी ना। जो भी रेजिस्टेंस वाले अच्छे खासे जीन होंगे, अगर वो सरवाइव कर पा रहे हैं तो उनको नेचर सिलेक्ट करेगी ही करेगी। तो ये सब चीज़ें तो रहेंगी। बट हाँ, हमें इनके प्रिंसिपल को अगर समझना है तो इनके हिसाब से इनकी बातें ज़रा सी समझनी पड़ेंगी। मतलब कि ये क्या बोला करते थे उसे ध्यान से देखना है। ये क्या बोल रहे थे, पहले जीन पूल बता दूं क्या है। जीन पूल जो अभी हमने डिस्कस किया, sum total of all genes and their alleles is called gene pool। यही क्या है, जीन पूल। इनकी स्टेटमेंट क्या थी, इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था इन अ रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन। रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन मतलब, रैंडम मतलब
कोई ऑर्गेनिज्म किसी के साथ भी क्या कर रहा है, मीटिंग कर रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन किसी अलग स्पीशीज नहीं, कह रहे हैं मीटिंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होती है, किसी एक प्रजाति का पूरा ग्रुप, है ना, कोई भी एक स्पीशीज का पूरा ग्रुप, उसी को तो पॉपुलेशन बोलते हैं। अब उस ग्रुप में वो आपस में इंटरब्रीडिंग कर रहे हो, है ना। इन अ रैंडम मीटिंग पॉपुलेशन जीन पूल, जो भी मैंने डेफिनेशन बताई, जीन पूल रिमेन्स कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन। कह रहे हैं जीन पूल रिमेन्स कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन, लेकिन कंडीशन याद है क्या, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। इफ, अगर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, अगर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ना हो, या फिर आप कह सकते हो नेचुरल सिलेक्शन ना हो, या फिर आप कह सकते हो म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, या फिर आप कह सकते हो जीन फ्लो नहीं होना चाहिए, मतलब कि जीन माइग्रेट नहीं करना चाहिए। माइग्रेट मतलब कहीं पर जाना, ना कहीं पर जाए ना कहीं पर आए, और जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन, इफ दिस नॉट अकर, अगर ये सब ना हो देन इनकी ये बात सही होगी। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो फैक्टर्स थे, ये 5 फैक्टर्स थे, तो आप ये कह सकते हो कि कहीं ना कहीं ये जो बोल रहे थे हार्डी विनबर्ग, क्या बोल रहे थे कि आप अगर ये सारी चीज़ें को नेग्लेक्ट कर दोगे तब तो मैं यही बोलूँगा ना कि भाई जीन पूल कांस्टेंट रहना मतलब इवोल्यूशन हो ही नहीं रहा है। मतलब कि अकॉर्डिंग टू विनबर्ग, इनके अकॉर्डिंग क्या है कि इवोल्यूशन तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, मतलब इवोल्यूशन होगा ही नहीं। क्यों, इनके अकॉर्डिंग देख रहे हैं ना, ये तो कह रहे थे इन सारी चीज को आप कंसिडर मत करो, अगर ये सब नहीं होगा तो कहीं जाकर, है ना, नॉट कंसिडर्ड। तो आप इसको लिख सकते हो नॉट कंसिडर्ड। ये कंसिडर ना करें तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि इनका जो इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल है, अगर इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना है, अफेक्ट करना है, तो इनमें से किसी भी फैक्टर को अप्लाई कर दो। तो मैं ये बोल सकता हूं दीज 5 फैक्टर्स अफेक्ट्स विनबर्ग इक्विलिब्रियम। ठीक है, इनकी ज़रा सा इन्होंने इक्वेशन देकर इन्होंने कुछ बातें बताई थी जीन की फ्रीक्वेंसीज को लेकर, है ना। जीन फ्रीक्वेंसी को लेकर इन्होंने थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म्स का कुछ यूज़ किया था, तो वो मैं एक बार चीज़ें आपको रिलेट करा देता हूँ, ये एक बार नोट डाउन कर लो आप। देखते हैं, आ जाओ इसकी इक्वेशन, आ जाओ देख लेते हैं। इनकी इक्वेशन की बात करें, जो इन्होंने इक्वेशन दी थी, इन्होंने जो इक्वेशन दी थी, इन्होंने कहा था P + Q = 1। P क्या होता है, ये है डोमिनेंट एलील, डोमिनेंट एलीलिक फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ये डोमिनेंट एलील रेसेसिव एलील को लेकर आप क्या बोल रहे हो? याद करो जब मेंडल का एक्सपेरिमेंट हम पढ़ते थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी क्या था, डोमिनेंट एलील था, स्मॉल टी क्या था, आपका रेसेसिव था, है ना, रेसेसिव एलील। और कैपिटल टी स्मॉल टी को अगर आप साथ में बोलो तो आप क्या बोलते थे, ये तो हेट्रोजाइगस था, है ना।
तो यहाँ पर भी कुछ यही बात करी जाएगी। क्यू क्या है, ये आपका रेसेसिव अलीलिक फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तब कहीं जाकर ये बराबर आएंगे किसके, 100% के, या कह लो 1 से मैंने रिप्रेजेंट किया है कि ये दोनों इक्वल हैं, है ना। या फिर इन्होंने इसी चीज़ को अलजेब्रिक इक्वेशन में जब लिखकर देखा, फॉर्मूला याद है ना, a+b होल स्क्वायर का जो मैथ्स में पढ़ते हैं, a² + b² + 2ab, उसी तरीके का क्या है इनका ये भी फॉर्मूला, p² + q² + 2pq, ये भी बराबर होगा 1 के। ये लो भाई, अगली बात आ गई। तो ये क्या है, ये आपका होमोजाइगस डोमिनेंट अलील है, उसकी फ्रीक्वेंसी है ना। और ये क्या है, होमोजाइगस रेसेसिव अलील है। 2pq क्या है, इस कंप्लीट 2pq को हम क्या बोल रहे हैं, हेट्रोजाइगस अलील। अरे अब इसका ये मतलब मत समझना कि p और q हेट्रोजाइगस है, यहाँ पर बात की जा रही है 2pq ये बराबर है, ऐसा समझो हेट्रोजाइगस के, कैपिटल T स्मॉल t जिसको आप हेट्रोजाइगस बोल रहे हो, है ना। ये पूरा एक कंप्लीट इसके बराबर है, ऐसा समझो हेट्रोजाइगस के। ठीक है, ये तो हम भी जानते हैं कि 1:2:1 का रेशियो आया करता था, 2 हेट्रोजाइगस होते थे, एक होमोजाइगस डोमिनेंट, एक होमोजाइगस रेसेसिव हुआ करता था, है ना। ऐसा ही तो देखा था, ऐसा ही तो कुछ आया करता था वहाँ पर रिजल्ट। हम बोलते थे एक डोमिनेंट आया, एक रेसेसिव आया और 2 क्या आए, हेट्रोजाइगस। तो उसी तरीके से समझो। ठीक है, अब देखना यहाँ पे इस चीज़ को लेकर इनकी क्या स्टेटमेंट आती है। यहाँ पर बात ये आती है कि अगर आपने एलील की फ्रीक्वेंसी में जो बदलाव किया, अगर एलील की फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज हुआ है ना, अगर एलील की फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज हुआ है तो आप बता सकते हो कि इवोल्यूशन में कितने हद तक चेंज आया है ना। उसी को अगर मैं इंग्लिश में लिखना चाहूँ तो आप बोल सकते हो डिफरेंस इन allelic frequency indicate extent of evolutionary change, कि इवोल्यूशन में कितना चेंज आया है ये आप बता सकते हो। ये इंडिकेट करता है कि इवोल्यूशन में कितना चेंज आया है जब आप फ्रीक्वेंसी में बदलाव ला रहे होते हो तो। ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट तो पता है ना आपको, अभी हमने देखा ही था। चेंज इन allelic frequency by chance, अगर बाई चांस फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील में कोई चेंज आ जाए तो, ठीक है, एलील की फ्रीक्वेंसी में अगर कुछ चेंज आ गया तो हम क्या बोल रहे हैं, उसको जेनेटिक ड्रिफ्ट का नाम दे रहे हैं। और फाउंडर्स इफेक्ट मैंने अभी आपको बताया था कि जब कोई पॉपुलेशन लगभग रेजिस्टेंट अपनी क्षमता दिखा देती है तो वो नए एनवायरनमेंट के लिए सूटेबल हो जाती है, और उस नए एनवायरनमेंट में जितनी भी अभी पॉपुलेशन आएगी उन सभी पॉपुलेशन का आप कह सकते हो राजा, वो फाउंडर क्या है, वही 2 रहे होंगे जो कहीं ना कहीं बचे थे। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते थे, फाउंडर्स इफेक्ट का भी नाम दिया करते थे। ठीक है, तो इसे एक बार देख लो, देन इसके आगे की कहानी लेकर चलते हैं। थोड़ा सा हमें बात करनी है नेचुरल सिलेक्शन को लेकर, एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन देख लेते हैं और साथ ही साथ हम देख लेते हैं नेचुरल सिलेक्शन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। एग्जाम्पल्स तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ही रखा है, ज़रा सा मैं याद दिला देता हूँ। एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन।
एक आपने देखा था एग्जाम्पल कौन सा, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का, और एक आपने एग्जाम्पल देखा है कौन सा, सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटी, या आप कह लो एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, एंथ्रोपोजेनिक, या इसी को मैन मेड का नाम देते हो, है ना। हमारे द्वारा उनके बिहेवियर में जो भी हमने उनके जीन्स को एक्सप्रेस करने का मौका दिया, मतलब अगर कोई मच्छर था उसके जीन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे थे जो रेजिस्टेंस क्षमता शो कर पा रहे थे, तो हमने क्या किया, हमने ऑल आउट लगाया, सारे मच्छर मार दिए। तो जिनमें वो जीन में कहीं ना कहीं डिफरेंस था, कुछ चेंज था, वो कहीं ना कहीं बच गए, वो अडेप्ट कर गए, आप कह सकते हो वो वहाँ पर उस एनवायरनमेंट को झेल गए। तो अब जितने भी मच्छर उनसे पैदा होंगे वो सारे के सारे क्या हैं, वो आपके ऑल आउट रेजिस्टेंट बन जाएंगे, मतलब वो जब भी ऑल आउट चलेगा वो मरेंगे ही नहीं, है ना। तो वो जो बचे खुचे मच्छर थे वो आप कह सकते हो वो रेजिस्टेंट वाले थे। तो सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटी ये किसने किया, ऑलमोस्ट नेचर ने ही उनको सिलेक्ट किया। क्यों, क्योंकि हर जगह ऑल आउट घूम रहा था, तो एनवायरनमेंट बदल चुका था, और इस एनवायरनमेंट के लिए जो सरवाइव कर पाएगा उसी को कुदरत क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी। तो ये भी एक तरीके का एग्जाम्पल है कि सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटी, और ये किसके वजह से था, हमारे करतूत के वजह से ही ऐसा हुआ था, है ना। अब यहाँ पे देख लेते हैं नेचुरल सिलेक्शन के कुछ टाइप्स क्या क्या होते हैं, जिसे हम मुझे ग्राफ से थोड़ा सा आपको समझाना है, जो बुक में ग्राफ दिया है वो समझाना है। ये एक बार नोट डाउन कर लो, आ जाओ देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। क्या होता है देख लेते हैं भाई। यहां पे आप सबसे पहले एक पढ़ोगे कौन सा, स्टेबलाइजिंग टाइप का, और ये सबसे ज़्यादा कॉमन है, ये ध्यान रखना। नेचर सबसे ज़्यादा इसी को सिलेक्ट करती है, मोस्ट कॉमन। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बाकी सारा नहीं होगा, बाकी सब भी होगा, बट सबसे ज़्यादा ये है। इसको अगर आप डायरेक्शन मतलब डायग्राम से समझना चाहो, ग्राफ से, तो आपको समझ आएगा स्टेबलाइजिंग टाइप का मतलब क्या है। कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, मतलब कि यहाँ पर बात की जा रही है, ये ग्राफ कब बनता है, जब नेचर किसी ऐसे कैरेक्टर को सिलेक्ट करता है जो एवरेज होता है। मतलब कि अगर हम हाइट की बात करें तो ना कि बहुत एक्सट्रीम हाइट वाला सिलेक्ट होगा, ना ही बहुत शॉर्ट हाइट वाला सिलेक्ट होगा, हमेशा सिलेक्ट किया जाएगा कौन, एवरेज हाइट वाला। उसी तरह सिलेक्शन किसका होगा, बहुत ओवर वेट वाले का सिलेक्शन नहीं होगा, ना ही बहुत अंडर वेट वाले का सिलेक्शन होगा। जो मीडियम वर्ग में आ रहे होंगे, कहीं ना कहीं नेचर उसके तरफ अपना प्रभाव डालेगी, मतलब उसे सिलेक्ट करने की कोशिश करेगी। तो आप यहाँ पे बात क्या कह रहे हो, आप कहना ये चाह रहे हो कि ये जो आप ग्राफ बना रहे हो, है ना, यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर है आपका लेस एक्सट्रीम, मतलब कि कम वाला एक्सट्रीम, है ना। कम में भी होता है ना कि बहुत ज़्यादा ही कम है, या फिर अगर एक्सट्रीम हाई में ले लो तो कुछ ज़्यादा ही हाई है एक्सट्रीम। और एक आता है क्या आपका मीन, जिसको आप बोल रहे हो एवरेज। तो यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, स्टेबलाइजिंग टाइप। यहाँ पर होगा क्या, नेचर ना सबसे कम वाले को सिलेक्ट करेगी, ना सबसे ज़्यादा वाले को सिलेक्ट करेगी, कहीं ना कहीं ये लूप यहाँ पर जाकर हाई होगा। तो आप ये कह सकते हो कि नेचर ने सिलेक्ट किसको किया, मीन एवरेज वाले को सिलेक्ट किया कहीं ना कहीं, है ना। तो एवरेज वाला सिलेक्टेड हुआ।
एवरेज सिलेक्टेड और एक्सट्रीम्स रिजेक्ट हो गए। अगली बात, दूसरा एक आता है डिसरप्टिव टाइप। डिसरप्टिव टाइप का, ठीक है। यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पे कहानी कुछ ऐसी चल रही होगी। यहां पर कहानी ये है लो एक्सट्रीम और यहां पर हाई एक्सट्रीम। यहां पर कहानी बस इतनी सी होगी कि ये जो मीन वाला है, एवरेज वाला है, इसको नेचर नहीं सिलेक्ट करेगी, इन दोनों एक्सट्रीम को सिलेक्ट करेगी, है ना। यहां पर कहीं इसको सिलेक्ट करेगी, मीन वाले को नहीं सिलेक्ट करेगी, दोबारा इस एक्सट्रीम को सिलेक्ट करेगी। तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता नजर आएगा। कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन गया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके ग्राफ यहाँ पर बनता नजर आएगा। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि जो आपके एवरेज हैं, एवरेज रिजेक्टेड है और बोथ एक्सट्रीम्स क्या है, सेलेक्टेड। एक और टाइप का होता है जिसे आप क्या बोलते हो, डायरेक्शनल वाला। उसे कहो तो मैं बना दूं, ये वाला रब कर देता हूं तब बना देता हूं, देखना। तीसरा टाइप आपका कौन सा होता है, डायरेक्शनल वाला। इसमें क्या होगा, एक सेकेंड रुकना। डायरेक्शनल टाइप, इसका याद करो, मैंने एग्जाम्पल भी बताया था इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म को लेकर, है ना, कि नेचर जब वहां पर इंडस्ट्री नहीं लगी हुई थी उस टाइम पर नेचर किसको सपोर्ट कर रही थी, वाइट विंग वाले मॉथ को, क्योंकि पॉल्यूशन वहां पर कम था, है ना। लेकिन जब पॉल्यूशन बढ़ा, जब इंडस्ट्री लगी सन 1920 में, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो हुआ क्या, उस टाइम पर नेचर ने डार्क वालों को सिलेक्ट किया, क्योंकि डार्क वाले अपने आप को अच्छे से छिपा पा रहे थे। तो ऐसा लगता है नेचर कभी इस डायरेक्शन में शिफ्ट होती है या फिर कभी कभार इस डायरेक्शन में शिफ्ट होती है, डिपेंड करता है एनवायरमेंटल कंडीशन कैसा है। तो इसको आप बोलते हो स्टेबलाइजिंग टाइप, अरे सॉरी स्टेबलाइजिंग नहीं, इसको आप बोलते हो डायरेक्शनल टाइप का। ऐसा लगता है एक डायरेक्शन में कहीं ना कहीं सिलेक्ट कर रही है। हम थोड़ा डायग्राम बनाकर अगर इसे समझें तो एक कंडीशन आप बोल रहे थे कि भाई यहाँ पर क्या था, लो एक्सट्रीम, यहाँ पर था क्या, हाई एक्सट्रीम, यहाँ पर था मीन। उसी तरह एक कंडीशन में यहाँ और ले लूँ, लो एक्सट्रीम, हाई एक्सट्रीम और यहाँ पर ले लूँ मीन। मीन तो कहीं भी सिलेक्ट नहीं हो रहा है, बट अगर यहाँ पे मैं बात करूँ बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब जब इंडस्ट्री नहीं लगी थी उस टाइम पर अगर आप बोलो तो लो एक्सट्रीम मतलब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ वाइट मॉथ की, है ना, वाइट मॉथ। तो ये सिलेक्ट कर लिए गए नेचर से कुछ इस तरीके से, लेकिन बाकी रिजेक्टेड। उसी जगह अगर मैं बात करूं आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद की कहानी बोलूं तो आप बोलोगे कहीं ना कहीं डार्क मॉथ जो थे वो सिलेक्ट किए जा रहे थे, मतलब कि ये सब की कोई कहानी नहीं थी, यहीं पर सारी कहानी हो रही थी। तो यहां पर आप क्या बोलोगे कि पीक, पीक क्या, ये नोकीला एंड ये जो है इसी को क्या बोल रहे हैं, पीक। पीक शिफ्ट्स इन वन डायरेक्शन, ठीक है। यहां पर पीक किसी एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही है ना, और यहां पर एक्सट्रीम दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। इसे एक बार देख लो, देन थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ किसकी, एडेप्टिव रेडिएशन को लेकर बात कर लेता हूँ। याद करो जब हम कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन पढ़ रहे थे तो इसकी डेफिनेशन आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो एडेप्टिव रेडिएशन के सारी चीज़ें मैं एक बार समझा देता हूँ। याद आ रहा होगा आपको कि जब आपने पढ़ा था कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में क्या हुआ करता था, कोई एक कॉमन एंसेस्टर होता था, या आप कह लो कोई कॉमन ओरिजिन, मतलब कि उनका
एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सेम होता था और उनका फंक्शन डिफरेंट होता था। फंक्शन क्यों डिफरेंट होता था? क्योंकि उनका हैबिटाट कहीं ना कहीं डिफरेंट था। आप कह सकते हो उनका ओरिजिन तो कॉमन था, लेकिन वो किसी दूसरे हैबिटाट में चले गए थे, जिसके वजह से उनका फंक्शन डिफरेंट हो गया था, है ना, और उनके स्ट्रक्चर भी कहीं ना कहीं डिफरेंट हो गए थे। लेकिन जब आप बात करते हो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में, तो वहाँ पर ऐसा लगता है कि उनका जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर था वो डिफरेंट ज़रूर था, लेकिन उनका बाहर से रूप रंग ऐसा कहीं ना कहीं कुछ कुछ सिमिलर नज़र आता था। और आप कह सकते हो कि उनका फंक्शन जो था, है ना, उनका फंक्शन जो था वो सेम कहीं ना कहीं हुआ करता था। तो इस केस में आप बोला करते थे कि डिफरेंट ओरिजिन से अगर किसी एक कॉमन जगह पर वो सब आ गए हैं, तो आप कह सकते हो किसी एक कॉमन जगह पर रहने की वजह से उनका हैबिटाट, उनका बिहेवियर, उनका रहन सहन ये कहीं ना कहीं मैच करता नज़र आता है। तो वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हुआ करता था। इसी को रिलेट करता हूँ, एक बार ये नोट डाउन कर लो। आ जाओ देख लेते हैं एक बार। एडेप्टिव रेडिएशन को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, उसी को ज़रा देखते हैं एक बार। एडेप्टिव रेडिएशन, यहाँ पर भी एडेप्टिव रेडिएशन का मतलब क्या है? मतलब कि कोई एक जगह से रेडिएट होकर अलग अलग गए और अडेप्ट कर लिया खुद को। मतलब कि किसी कॉमन ओरिजिन से डिफरेंट हैबिटाट्स में गए और खुद को अडेप्ट कर लिया। इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल डार्विन ने देखा था कहाँ पर? जब ये गैलापागोस आइलैंड गए थे, तो इन्होंने देखा कि जो कुछ चिड़िया थी, है ना, जिनको ये फिंचेस बोलते थे, डार्विन फिंचेस बाद में उसका नाम पड़ा। इन्होंने देखा वो छोटी काली चिड़िया, वो इन्होंने उसी सेम आइलैंड पर जब देखा, उस उतने बड़े से आइलैंड पर इन्होंने नोटिस किया कि बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर वही बर्ड मुझे नज़र आ रही है, लेकिन उसकी जो बीक है, उसकी जो चोंच है, उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो इन्होंने ये चीज़ भी नोटिस की, उसका स्ट्रक्चर इसलिए डिफरेंट है कि वो उनका खाने का तरीका डिफरेंट है, कि वो जो चीज़ खाया करती थी वो डिफरेंट था, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक कॉमन ओरिजिन से ही ओरिजिनेट हुए थे। मतलब वो किसी एक ही प्रजाति के थे और अलग अलग खाली बिहेवियर दर्शा रहे थे, क्योंकि अलग अलग एरियाज़ में वो चले गए थे। मतलब कि अगर मैं बात करूं, ये अलग उन चिड़िया की जो बात कर रहे थे, ये पूरा का पूरा क्या है ऐसा समझ लो, ये एक आइलैंड था। कौन सा? गैलापागोस आइलैंड। यहां पर इन्होंने कई सारे एरियाज में देखा, कि जो कॉमन एंसेस्टर बर्ड थी, वो क्या की, अलग अलग एरियाज में, ये सब क्या है? एरियाज, अलग अलग एरियाज, ये अलग अलग एरियाज में गए। क्यों? क्योंकि ये सब एरिया कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंट हैबिटाट के थे। कहीं पर सीड खाने को मिलता था, कहीं पर कुछ नट्स खाने को मिलते थे, कहीं पर कुछ फ्रूट्स खाने को मिलते थे, और कहीं पर इंसेक्ट्स खाने को मिलते थे, जिसके वजह से इन्होंने अपना बिहेवियर कहीं ना कहीं चेंज किया। मतलब अपनी चोंच का स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं बदल लिया, जिसके वजह से यहाँ पर नट्स ईटिंग बर्ड आई, लेकिन बर्ड वही है, और ये फ्रूट ईटिंग आई, फ्रूट ईटिंग, और सीड ईटिंग, इंसेक्ट ईटिंग, या इंसेक्टिवोरस कह लो। तो क्या ये नज़र आ रहा है? किसी कॉमन ओरिजिन से ऐसा लगता है यहाँ से ये सब रेडिएट करके गए हैं, अडेप्ट कर गए हैं यहाँ सब। तो इसको आप क्या बोलते हो? किसी कॉमन ओरिजिन से जाना, इसको आप बोलते हो एडेप्टिव रेडिएशन, आप इसको बोलते हो। इसके एग्जाम्पल्स भी क्या थे? बीक ऑफ डार्विन फिंचेस,
और इसका एक एग्जांपल आपको देखने को मिलता है, एक तो बीक ऑफ डार्विन फिंचेस और दूसरा ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। ये जब आप डायग्राम देखोगे ना, एनसीईआरटी में दिया है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, वहाँ पर किसी एक कॉमन मार्सुपियल से ढेर सारे अलग अलग तरह के क्या बन गए, एनिमल्स बन गए, है ना। वहाँ आप देखोगे कि कुछ बियर की तरह बन गया, कुछ चींटियाँ खाने वाला बन गया, है ना, और कुछ कंगारू जैसा बन गया, ऐसे डिफरेंट एनिमल्स बन गए किसी कॉमन ओरिजिन से। तो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स भी इनका एग्जाम्पल है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। और ये सब कहीं ना कहीं किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं कि हम भाई साहब एडेप्टिव रेडिएशन हैं, एडेप्टिव रेडिएशन के एग्जाम्पल हैं। और दूसरे ही पेज पे आपको कुछ एनिमल्स रिलेट करते हुए दिखाए गए होंगे, मार्सुपियल वाले एनिमल्स, और उन्हीं के बाजू में होगा प्लेसेंटल मैमल्स, और इन दोनों को रिलेट किया होगा। और ध्यान से जब आप देखोगे तो उन सब में आपस में कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी नज़र आती है ना। सिमिलैरिटी कब नज़र आती है ऑर्गेनिज्म में? जब वो किसी एक कॉमन जगह पर रह रहे होते हैं, है ना। और उनमें डिफरेंसेस कब नज़र आते हैं? जब वो किसी एक जगह से अलग अलग हैबिटाट्स में गए होते हैं। जैसे कंगारू आप देखोगे किसी एक जगह से अलग अलग जगह पे ये सब रेडिएट हुए हैं, तो कंगारू अलग दिखाई दे रहा है, कोई एंट ईटर अलग दिखाई दे रहा है, कोई भालू जैसा दिखाई दे रहा है। तो सबका अलग अलग बिहेवियर हो गया था, स्ट्रक्चर अलग था, लेकिन ओरिजिन कहीं ना कहीं कॉमन था। तो ये क्या था? एडेप्टिव रेडिएशन। दूसरा अभी जो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कौन सा? ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, और दूसरा आपका प्लेसेंटल वाला, है ना, ऑस्ट्रेलियन वाला वो जो था, प्लेसेंटल मैमल्स की बात कर रहा हूँ। तो उनमें क्या था? ये तो आपका एडेप्टिव रेडिएशन का था। उनका केस ऐसा था कि वो कहीं ना कहीं आपस में सिमिलैरिटी शो कर रहे थे, और उसी को हम क्या बोलते हैं? अगर उनका एनालॉगस मतलब कि इंटरनल स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, लेकिन वो किसी कॉमन जगह पर रह रहे हों और वहाँ पर आपस में इनका ऐसा लगता है सिमिलैरिटी सा शो कर रहा है, इसको मैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलता हूँ। ज़रा मैं रिलेट कराता हूँ, ध्यान से सुनना, इसको मैं रब कर रहा हूँ, है ना। देखना, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का मैं रिलेट कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, नहीं तो वो चीज़ कंफ्यूज बड़ा करती है। देखो, ये एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है, इन अ गिवन geographical area, in a given geographical area, more than one adaptive रेडिएशन, अगर एक से ज़्यादा एडेप्टिव रेडिएशन है तो वही क्या है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। बट ये लाइन कुछ खास अच्छे से समझ नहीं आती, मैं रिलेट करने की कोशिश करता हूँ। एनसीईआरटी खोल के बैठना, प्लेसेंटल मैमल और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल वाला पेज निकाल के बैठना, वहाँ दोनों का जो कंपैरिजन दिया है वहाँ से रिलेट करते हैं। एग्जाम्पल इनका क्या है? प्लेसेंटल मैमल्स एंड ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। प्लेसेंटल मैमल्स, यहाँ से हमें पता है मार्सुपियल्स जो थे ये पाउच एनिमल्स थे, पाउच मैमल्स थे। मतलब कि यहाँ पर क्या था, इनका बेबी का टेक केयर इनके बॉडी के बाहर एक पाउच होता था, वहाँ पर होता था। प्लेसेंटल मैमल्स में क्या होता था, इनके बॉडी के इनसाइड ही हुआ करता था, है ना। तो ये दोनों एग्जाम्पल जो आप देख रहे हो ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के हैं कहीं ना कहीं। तो आप इस लाइन का मतलब क्या समझाना चाह रहे थे, ज़रा मुझे बताना। देखो, यहाँ पर मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि एडेप्टिव रेडिएशन कई जगह हो सकती है। मैं कह रहा हूँ कोई एक कॉमन ज्योग्राफिकल एरिया है, कॉमन ज्योग्राफिकल एरिया। इसका क्या मतलब होता है? कोई एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स खाएंगे, रहेंगे और इंटरब्रीड करेंगे, है ना। ये कोई जगह है, कोई एरिया है। और अगर यहाँ पर कोई कॉमन ज्योग्राफिकल एरिया में मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन अगर आपको देखने को मिलती है, जैसे यहाँ पर कोई कॉमन जगह से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स अगर रेडिएट करते हुए आए और कोई छटक के इधर कहीं आ गया,
है ना, कहीं और एडेप्टिव रेडिएशन हुई होगी, ऑर्गेनिज्म इधर उधर हैबिटाट में गए होंगे और कोई इधर छटक के आ गया। उसी तरह कहीं और हुई होगी एडेप्टिव रेडिएशन। ध्यान से देखो क्या बोला है, मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन, है ना, मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन अगर हो रही है तो क्या यहाँ पे एक चीज़ आपको कुछ नज़र आ रही है, कॉमन ज्योग्राफिकल एरिया में मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन अगर हो रही है तो वही कहीं ना कहीं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को दर्शा रहा है। मतलब कि जब इनका ओरिजिन डिफरेंट हो, ठीक है, ओरिजिन डिफरेंट हो लेकिन इनका फंक्शन सेम हो, मतलब कि इनका काम करने का तरीका, रहन सहन, ये सारी चीज़ें, बिहेवियर कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी शो करता हो, इसी को तो आप क्या बोला करते थे, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। और इनकी कुछ कुछ शक्ल सूरत भी मैच करती है। जब आप देखोगे ना ये एग्जांपल प्लेसेंटल मैमल्स, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, तो इनकी शक्ल कहीं ना कहीं मैच करती दिखती है। वहीं ऊपर बॉक्स में भी लिखा है कि ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन समझ आ गया होगा क्लियरली, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना। और एडेप्टिव रेडिएशन यहाँ तक हमने ये कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे की कहानी मैं लेकर चलूँगा जब आप इवोल्यूशन ऑफ मैन और ये सारी चीज़ें पढ़ रहे होगे, ठीक है। तो वो टॉपिक भी हम अच्छे से कवर करेंगे। यहाँ तक आप एक बार ध्यान से देख लो, चीज़ें समझ लो और एक बार फिर एनसीईआरटी भी रीड कर लेना, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।